तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि क्या एक ही केस में अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग नज़रिया रहेगा कोर्ट का, या सब पर एक जैसी चीज़ें लागू होनी चाहिए। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं विजय सरदाना साहब, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनसे जुड़ कर के इस पूरे केस को सुनने और समझने की कोशिश करते हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार सर। तो साहब, पहले तो ये बताइए, बहुत सारे लोगों की ये उत्सुकता होगी कि जब हम देखते हैं कि कौन कब से बंद है, तो हम ये पाते हैं कि 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया गिरफ्तार किए गए थे। उसके बाद फिर नंबर आता है संजय सिंह का 4 अक्टूबर 2023, फिर के कविता 15 मार्च 2024 और उनके बाद अरविंद केजरीवाल 21 मार्च 2024। तो जो सबसे बाद में गिरफ्तार हुए उनको अंतरिम राहत भी मिल गई और अब नियमित जमानत भी मिल गई। के कविता भी अंदर हैं, मनीष सिसोदिया भी अंदर हैं, संजय सिंह को 6 महीने बाद जमानत मिल पाई थी। तो ये एक ही केस है और अलग अलग ये चीजें लागू क्यों हो रही हैं जमानत देने के मामले को लेकर के? ओंकार जी, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी नमस्कार। ओंकार जी, लीगल मुद्दे में मैं बाद में आऊंगा, पहले केजरीवाल की स्ट्रेटजी को समझना जरूरी है। अब आपको पता लगेगा कि क्यों वो कोई फाइल साइन नहीं करते थे और क्यों उन्होंने कोई मंत्रालय अपने पास नहीं रखा था इसी दिन के लिए। क्योंकि वो हर जगह ये कह रहे हैं कि साहब मेरा तो कोई रोल है ही नहीं, आप मुझे किस आधार पे अरेस्ट कर रहे हैं। हालांकि आज जो बेल का ऑर्डर हुआ है उसका भी डिटेल्ड जजमेंट जो ऑर्डर है वो नहीं आया है, अभी उसको पढ़ना बाकी है। अभी तक डिफरेंट वेबसाइट्स पे मैं देख रहा था, अभी अपलोड नहीं हुआ है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक तो स्ट्रेटजी केजरीवाल की भाई मैं कहीं ना फंसूं और सबसे काम करवा लूं। एक तो वो स्ट्रेटजी, क्योंकि पढ़े लिखे हैं तो सोच समझ के काम करते ही हैं, तो उन्होंने पहले ही अपने सेफगार्ड सब बना लिए और उनके जितने आसपास लोग थे वो एक एक करके सब फंस गए और आज सब जेल में। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये वही केस है जिसमें मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली थी। उन्होंने रिव्यू पिटीशन डाली, रिवीजन पिटीशन डाली, सारे तरीके अपना लिए और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई तथ्य नहीं है, इसलिए आपको हम फिलहाल राहत नहीं दे सकते। केजरीवाल का केस भी जब दिल्ली हाई कोर्ट में गया और 106 पेज का जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने बहुत डिटेल्ड में विद एविडेंसेस लिखा और केजरीवाल को जमानत के लिए जो उनकी जमानत की अर्जी थी वो खारिज हो गई, उनको नहीं मिला। उसके बाद ही तो वो सुप्रीम कोर्ट गए थे और वहां पे भी उनको रिलीफ नहीं मिला। सिर्फ इलेक्शन कंसिडरेशन करते हुए विद सर्टेन कंडीशंस कि आप ऑफिस नहीं जाएंगे या विटनेस से नहीं मिलेंगे वगैरह वगैरह, उनको अंतरिम जमानत मिली थी। अब ट्रायल कोर्ट ने उन्हीं दलीलों को दरकिनार करते हुए बेल दे दी। अब ये इंटरेस्टिंग मुद्दा ये होगा कि जब ये डिटेल्ड ऑर्डर सामने आएगा तब हमें इसको डिटेल्ड ऑर्डर को समझना होगा कि किस आधार पे उन्होंने जमानत दी। तो अभी स्पेकुलेट करना कि क्या टेक्निकल पॉइंट थे, किस बात को कंसीडर करके जमानत दी गई, मुझे लगता है ये कल सुबह तक जब ये ऑर्डर अपलोड होगा तब सिचुएशन क्लियर होगा। पर मोटे तौर पर आपको क्या लगता है विजय जी, ऐसे कौन से पॉइंट रहे होंगे जिनकी वजह से अरविंद केजरीवाल को ये जमानत मिल गई है? देखिए ओंकार जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे चैनल पे मैंने बहुत पहले और आपके साथ भी चर्चा में मैंने इस बात को करीब, आपको याद होगा कि जब 6वां या 7वां सम्मन आया था केजरीवाल को, तब हमने एक वीडियो किया था कि ईडी जिस तरह से काम कर रहा है ये ईडी के लिए खुद मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी कि अभी तक सोते क्यों रहे। 6 समन, 7 समन, 8 समन भेजने का लॉजिक क्या है, आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे।
अगर आपके पास एविडेंस है तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? और हर जगह इंटरिम जमानत के समय में भी, जो अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिली थी, उस समय भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने एक बात ईडी को कही थी कि आपने 1.5 साल इंतजार किया। आप कह रहे हैं कि आपके पास 2022 में एविडेंस आ गए थे, आपने 23 में पूरी कार्रवाई नहीं करी, 24 में इलेक्शन से पहले आपने कार्रवाई करी, आप 1.5 साल क्यों सोते रहे? और इसका जवाब ईडी के पास नहीं है। यही आर्ग्यूमेंट लेकर शायद जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं, मुझे लगता है उन्होंने भी शायद इसी जस्टिफिकेशन या आर्ग्यूमेंट को लेके अपना निर्णय सुनाया होगा। उनके दिमाग में भी ये कहीं ना कहीं ये चल रहा होगा। अब सवाल इस बात का है, और उस समय भी मैंने ये कहा था कि नाउ बॉल इज इन ईडीज कोर्ट। अब ईडी को जस्टिफाई करना होगा कि उनकी लेथार्जी का कारण क्या था, वो क्यों, जिसे कहते हैं ना कि स्लीपिंग ऑन द व्हील। अब वो बात है कि आपके पास सब कुछ था, आप सो रहे थे, पहली बात। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, और जो आर्ग्यूमेंट मैंने आज तक नहीं देखा ईडी की तरफ से, और वो मुझे थोड़ा सरप्राइज करता है, और वो आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर आप दिल्ली का ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स देखते हैं, अगर आप उसका सेक्शन 8 और 9 देखते हैं, उसमें बहुत साफ लिखा हुआ है कि जो एक्टिविटीज शेड्यूल में मेंशन्ड है, शेड्यूल में मेंशन है कि अगर आप कोई भी ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं जिससे राज्य के रेवेन्यू पे इफेक्ट आएगा, या कोई टैक्स सिस्टम बदल रहे हैं, रॉयल्टी सिस्टम बदल रहे हैं, कहीं से भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन स्टेट के रिसोर्सेज पे आता है, वो बगैर सीएम के कंसेंट के वो पॉलिसी नहीं बनेगी। अब सवाल ये है कि जब आप 5% से बढ़ाकर कमीशन 12% कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा एलिगेशन है, और इसी आधार पे मनीष सिसोदिया को जेल हुई, 338 करोड़ का घपला या प्रोसीड ऑफ क्राइम के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने भी रिकॉग्नाइज किया, तो सवाल इस बात का आता है कि ईडी ये दलील कोर्ट्स में क्यों नहीं दे रहे हैं, ईडी के अधिकारी और वकील, कि साहब बगैर चीफ मिनिस्टर के तो ये घपला हो ही नहीं सकता, क्योंकि मनीष सिसोदिया इंडिपेंडेंटली तो कुछ कर ही नहीं सकता, बिल्कुल बगैर सीएम के आप ये काम नहीं कर सकते। तो आप किस बेस पे ये कह रहे हैं कि केजरीवाल गुनहगार नहीं है? कि अगर मनीष सिसोदिया गुनहगार है तो उसको कंसेंट देने का अधिकार तो सिर्फ केजरीवाल को था, और अगर मनीष सिसोदिया ने गुनाह किया और केजरीवाल को पता लग गया तो इन्होंने उसको सैक भी नहीं किया, और अगर उन्होंने सैक नहीं किया तो ये अपने आप में मिली भगत है कि इनकी कंसेंट से हुआ था। तो ये इतना बड़ा, जो जिसको आप ये कह सकते हैं कि लॉजिकल पॉलिसी लिंक है, इसको ईडी के वकील कहने से क्यों चूक रहे हैं? आज तक मैंने एक भी स्टेटमेंट ईडी के वकीलों का नहीं देखा इस लाइन पे, क्योंकि जितने भी प्रोसीडिंग्स कोर्ट्स में हो रहे हैं, मैं उनकी एक एक लाइन बारीकी से सुन रहा हूं और देख रहा हूं और पढ़ रहा हूं। ये आर्ग्यूमेंट्स मुझे नहीं दिख रहा जो कि आपकी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखा, और ये क्लियर वायलेशन है पॉलिसी का। तो ये तो जवाब ईडी को देना होगा या उनके वकीलों को देना होगा। लेकिन आज जो केजरीवाल को जमानत मिली है ट्रायल कोर्ट से, अब ये देखना है कि ईडी आगे क्या कार्रवाई करती है। क्या वो कल स्टे के लिए हाई कोर्ट अपील करेंगे? अब तो ये वक्त बताएगा। अभी एक हमारे दर्शक ने सवाल खड़ा किया है साहब, पहले इस पर ही आते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन्होंने लिखा है कि जिस वैकेशनल बेंच को रेगुलर केस की सुनवाई से बचना चाहिए था, आखिर उसी ने बहुत ही गंभीर केस में सुनवाई करके केजरीवाल को जमानत दे दी। वारे न्यायालय, तेरा न्याय प्रणाम। तो क्या वैकेशनल बेंच जो हैं उनको अवॉइड करना चाहिए रेगुलर मामलों की, इस तरीके से ऐसे गंभीर मामलों पर सुनवाई करने और फैसला देने के मामले में, या उनको हक है? देखिए, ये मुद्दा बेल का था। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो जेल में है, ये मुद्दा उसकी बेल का था। जब बेल की हम बात करते हैं तो ये फंडामेंटल राइट्स की बात आती है, तो इस मुद्दे को लेके आप डिले नहीं कर सकते।
तो मैं कोर्ट के इस बात पे फॉल्ट नहीं ढूंढूंगा कि साहब उन्होंने एक रेगुलर मैटर को वेकेशन बेंच में सुनवाई करी। अब ये जो रोस्टर बनाया गया, कौन सा जज देखेगा, पुराने वाले जज जिसने पहले ही, देखिए कई बार क्या होता है कि जिस जज के पास ये केस होता है, अगर कोई रिव्यू करना होता है या किसी और बात को करना होता है तो उसी जज के पास मुद्दा जाता है। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह हो गई कि राउज एवेन्यू कोर्ट में एक जज ने इनकी बेल को रिजेक्ट किया, दूसरे जज ने एक्सेप्ट किया। एविडेंस वही है, मुद्दे वही हैं, केस वही है, सब कुछ वही है। ये अपने आप सवाल उठाएगा अब कि भाई किस तरह से जजेस एविडेंसेस का इंटरप्रिटेशन करते हैं। क्या एक जज के पास इतना डिस्क्रिशनरी पावर होना चाहिए कि वो जिस केस को और जिस एविडेंस को देख के हाई कोर्ट ने बेल नहीं दी, उसी एविडेंस और उसी आर्ग्यूमेंट को इग्नोर करके एक लोअर कोर्ट या ट्रायल कोर्ट, जो हाई कोर्ट का सबऑर्डिनेट कोर्ट है एक हिसाब से, वो उसको इग्नोर कर सकता है, उस एविडेंस और स्टेटमेंट्स को। तो इसमें कई चीजें उठ के आएंगी। अब इसीलिए मैंने कहा कि पहले हमें इस ऑर्डर को देखना होगा, क्योंकि जज साहिबा ने जो भी ऑर्डर में जिस आधार पे इन्होंने बेल दी होगी उसका रीजन और जस्टिफिकेशन तो लिखा होगा। अब उस लीगल जस्टिफिकेशन को कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू इंटरप्रिटेशन बाय अदर राउज एवेन्यू कोर्ट जजेस प्लस इंटरप्रिटेशन ऑफ हाई कोर्ट जज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, क्योंकि हर लेवल पे ये मैटर जा चुका है। तो ये इंटरेस्टिंग एक केस होगा जिसकी स्टडी की जाएगी। और अभी ईडी के पास ऑप्शन है कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे इसको? हाँ, अभी तो स्टेप 1 ही है सर, ट्रायल कोर्ट है। अभी ट्रायल कोर्ट में आसानी से इस मुद्दे को हाई कोर्ट में चैलेंज किया ही जाएगा। और मुझे लगता है कि इस पे ईडी ये तो कहेगी नहीं कि ठीक है साहब वी एग्री, जो हाई कोर्ट जो ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर दिया, इससे तो पता लगेगा कि ईडी ने कुछ किया ही नहीं, उनके पास कोई एविडेंस ही नहीं है, वो जबरदस्ती उछल रहे थे। तो ये तो ईडी की कार्यशैली पे बहुत बड़ा सवाल है। तो मुझे लगता है कि जितनी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनको इससे सबक लेना पड़ेगा कि अगर आपने एक्शन लेने में टाइम लगाया, अगर आपके पास एविडेंस है और आप सोते रहे, तो ये आर्ग्यूमेंट आपके खिलाफ भी जा सकता है। अब आते हैं एक अलग मुद्दे पर विजय जी। ये मेरे विचार से पूरे देश में अकेले ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं, जब इनको गिरफ्तार किया गया तो जर्मनी की तरफ से भी एक टिप्पणी आती है, यूएन की तरफ से भी टिप्पणी आती है, अमेरिका का विदेश विभाग भी कुछ कहता है। इतने लोकप्रिय हैं कि 7 समंदर पार भी इनकी चिंताएं की जाती हैं। एक और चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार हुए थे, हेमंत सोरेन, उन पर तो किसी देश की इस तरह से टिप्पणी नहीं आई। सर यही तो है आपका मीडिया मैनेजमेंट। आप आज तक क्या कहते रहे? आपने ये कहा कि देखिए मैं सबसे अच्छे स्कूल बना रहा हूँ, सबसे अच्छे हॉस्पिटल बना रहा हूँ। वो बात अलग है कि दिल्ली में 6 लाख बच्चों के पास बेसिक स्टेशनरी नहीं है, स्कूल नहीं है, बेसिक जो आपका राइट टू एजुकेशन की सुविधाएं हैं वो बच्चों को नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने बकायदा दिल्ली हॉस्पिटल्स की हालत को लेके तल्ख टिप्पणियां करी हैं कि बुरा हाल है, कैजुअलिटी में सब कुछ गड़बड़ है। तो ये एक जिसे कहे जाता है ना कि मीडिया मैनेजमेंट, परसेप्शन क्रिएशन। अब विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति क्या जानता है हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? वहां तो जो एम्बेसी की तरफ से उनको अपडेट गया होगा और परसेप्शन ये फैलाया गया कि साहब हमको हैरेस किया जा रहा है। तो अब सवाल इस बात का है कि वहां किस तरह से इस बात को उठाया जाएगा और आपकी लॉबिंग कितनी स्ट्रांग है। क्योंकि आज की तारीख में अगर आप देखें तो हिंदुस्तान में जितनी पॉलिटिकल सिस्टम है उनकी ग्लोबल रीच नहीं है, वो लिमिटेड है। अदर देन बीजेपी, थोड़ा बहुत कांग्रेस ने जरूर किया था, कुछ उनके लोग हैं विदेश में, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के अलावा मुझे लगता है कि केजरीवाल ने इंटरनेशनल फंडिंग पे काम किया, इंटरनेशनल कैडर डेवलप किया, क्योंकि उनको जो ग्लोबल सपोर्ट चाहिए था वो उनको मिला। करप्शन के मुद्दे पे उन्होंने जो एजिटेशन किया उसका उनको थोड़ी सिंपैथी मिली। तो एक इमेज तो बनी थी,
लेकिन उसके बाद जो हुआ उसको जनता शायद उतनी डिटेल में नहीं समझ रही है या समझ पा रही है, क्योंकि अभी तक कोई टेंजिबल एविडेंस नहीं। और जब तक कोर्ट की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती है तब तक तो यही माना जाएगा ना कि भाई यू आर इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। तो केजरीवाल को उसका बेनिफिट ऑफ डाउट तो मिलता ही है। विजय जी, अभी हाल में हमने देखा है कि जो खालिस्तानियों से इनको फंड मिला था 133 करोड़ का, उस मामले की एनआईए जांच के आदेश की सिफारिश भी एलजी ने की थी। ये वो हेडलाइन बनी थी, ईडी सीबीआई के बाद केजरीवाल पर अब एलजी का एनआईए बम, पता नहीं क्या भाषा यूज करते हैं, आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस से फंड लेने का लगा था आरोप। यानी इस पूरे प्रकरण की, जिसमें खुद पन्नू सामने आया था, जो खालिस्तानी स्वयंभू आतंकी है, जो चीफ है इनका एसएफजे का, उसने कहा था कि साहब केजरीवाल ने वो भुल्लर को रिहा कराने के लिए हमसे 133 करोड़ रुपए लिए थे और उसने वो काम भी नहीं किया। तो उस मामले की भी अब एनआईए जांच के आदेश हुए हैं, हो जाएंगे, मतलब सिफारिश हो चुकी है एलजी की तरफ से। तो मेरा पूछना ये है आपसे कि ये अकेला मामला तो नहीं है शराब घोटाले वाला। चलो इसमें तो इनको राहत मिल गई, जमानत मिल गई, मतलब राहत नहीं मिली, बस जमानत समझिए कि जेल से बाहर आ जाएंगे और अपना काम करेंगे, पर केस तो चलेगा और उसमें ट्रायल कोर्ट में आर्गुमेंट भी होंगे दोनों तरफ से, जो भी ईडी के पास, सीबीआई के पास इसमें एविडेंस होंगे वो पेश किए जाएंगे, गवाह पेश किए जाएंगे और अपनी परिणति तक पहुंचेगा केस। उसमें सजा होगी नहीं होगी वो बाद की बात है, लेकिन मुश्किलें तो इनकी और भी बहुत हैं। बहुत सारे मामलों में जांच अभी चल रही है। देखिए, करीब 35-40 मुकदमे इन पे अलग अलग जगह अलग अलग केसेस में चल रहे हैं और काफी संगीन है, 2-3 तो नॉन अवेलेबल भी हैं। लेकिन सवाल इस बात का है सर, जो आपने बात उठाई, अब अगर एनआईए की इन्वेस्टिगेशन की सिफारिश की गई है कि पन्नू ने खुद क्लेम किया था कि सिख संस्थाओं ने इनको $16 मिलियन पैसा दिया और इन्होंने हमारा काम नहीं किया, एक्सेप्ट एक चिट्ठी लिखी थी प्रेसिडेंट को कि उनको माफी दे दी जाए, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। अब सवाल ये है कि जब एलजी ने कहा, पन्नू का स्टेटमेंट आया एनआईए को लेकर, अब बात वहीं आ जाती है कि जब आपके पास ये परमिशन 2 महीने पहले आपको कहा गया था कार्रवाई करने के लिए, अभी जांच एजेंसियों ने कार्रवाई क्यों नहीं शुरू करी? सवाल अब इस बात का हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि क्या ये पॉलिटिकल कॉल है कि किसकी और कब इन्वेस्टिगेशन हो? अगर ऐसा है तो फिर पॉलिटिकल कॉल है, तो फिर उसमें गेन और लॉस दोनों देखे जाएंगे, टाइमिंग देखा जाएगा, बहुत क्राइटेरिया होते हैं। और अगर ये जस्टिस की बात है, लीगल सिस्टम की बात है, तो लीगल सिस्टम को डिले करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम को बताना पड़ेगा कि भाई एनआईए की कार्रवाई शुरू हुई, नहीं हुई, डिले है तो क्यों है, क्योंकि जनता को इतना जानने का तो अधिकार है कि जब एलजी ने एक चिट्ठी लिख दी है और आप कह रहे हैं कि पन्नू देश का मतलब कि आतंकवादी है, और उसके अलावा भी पन्नू को लेकर अमेरिका और इंडिया के बीच में भी कुछ मतलब कि एक्सचेंजेस हो रहे हैं पन्नू के और बाकी जो इश्यूज को लेकर, तो कई मुद्दे हैं जो सेंसिटिव हैं। अब सवाल इस बात का है कि क्या टाइमिंग का इंतजार है, क्योंकि कंसेंट की बात तो एलजी ने कर दी, अब तो ऑर्डर पास कर दिया। तो अब इसके पीछे क्या राजनीति है, डोमेस्टिक इश्यूज हैं, इंटरनेशनल इश्यूज हैं, क्या है? अब ये तो सरकार के पास ज्यादा जानकारी होगी। हम तो ये कह सकते हैं कि अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को लगता है कि कहीं गड़बड़ हुई है और देश के साथ न्याय नहीं हुआ है, या देश के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने गलत काम किया और उसको कानून की पकड़ तक पहुंचने में डिले हो रहा है, तो आप उस कानून को दुरुस्त करिए और कार्रवाई करिए। तो सवाल अब इस बात का खड़ा हो जाता है कि हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज क्या कर रही हैं। और एक एग्जाम्पल जो केजरीवाल का है कि भाई
सारे एविडेंस आप कह रहे हो कि हमारे पास है, उसके बाद भी जज आपके एविडेंस को मानने को तैयार नहीं है, तो क्या ईडी जानबूझ के कहीं लूप होल छोड़ रही है? और अगर ईडी के पास सारे एविडेंसेस हैं तो वो लॉजिकली क्यों नहीं प्रेजेंट किए जा रहे, जिसके कारण कि एक वाटर टाइट केस बने? तो कई सवाल खड़े होंगे सर, इसीलिए ऑर्डर का इंतजार है, उसके बाद पता लगेगा कि क्या चाहती है सरकार। कई तरह की चर्चाएं इधर सोशल मीडिया पर शुरू हो गई हैं, गपशप में शुरू हो गई हैं। एक तो ये कि लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से आसानी से संजय सिंह की जेल से रिहाई हो गई थी, उसको लेकर के भी तमाम तरह की पॉलिटिकल कयासबाजी शुरू हुई थी। इसी तरीके से जब से रिजल्ट आए हैं और कांग्रेस पार्टी 52 से 99 पर पहुंची, हालांकि अब वो 98 पर आ गई क्योंकि वायनाड सीट छोड़ दी है राहुल गांधी ने। और जिस तरीके से भाई बहन और इनके तमाम प्रवक्ता और नेता आक्रामकता दिखा रहे हैं, ये लोग उछल रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, अभी से ऐलान कर रहे हैं पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे। ऐसे में कहीं कोई पॉलिटिकल स्टेप तो नहीं है, सोच तो नहीं है कि केजरीवाल को चलिए बाहर आने दीजिए, थोड़ा हो सकता है कि कुछ दृश्य बदल जाए। और जो ये स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं, पार्लियामेंट सेशन भी आ रहा है, बजट भी आना है, तमाम चीज़ें होनी ही हैं, उनको रोका नहीं जा सकता है। तो कहीं कोई पॉलिटिकल सोच तो नहीं है। हो सकती है सर, मैंने इसीलिए कहा कि अब ये देखना पड़ेगा कि किन ऑर्डर्स के कारण, किस आदेश के कारण, ये किन जस्टिफिकेशंस के कारण इनको बेल दी गई है। क्योंकि कल भी जब जज ने केजरीवाल से पूछा था, जब वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े थे, कि आपको कुछ कहना है, तो केजरीवाल ने कहा जी मुझे कुछ नहीं कहना, एक शब्द भी वो नहीं बोले, मेरे वकील बात कर लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ही वॉज वेरी क्लियर कि क्या आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं और क्या नेक्स्ट स्टेप होने वाला है। और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि बाकी जो आर्ग्यूमेंट्स चले हैं उसमें कोई नई बात नहीं थी, ये वही आर्ग्यूमेंट थे जो हाई कोर्ट्स में थे, जो ही बात थे जो सुप्रीम कोर्ट में थे। तो मेरा कहना वही है कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं था या सामने की तरफ से कोई ऐसा नई बात नहीं कही गई थी जिससे इनोसेंस प्रूव हो। हाँ, ये बात भी हो सकता है कि भाई कहा ठीक है, अब आप इनको बाहर निकालना निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है अगला सबसे बड़ा जो चुनौती है, जहां पे पॉलिटिकल कंसिडरेशन केजरीवाल का बाहर आने का हो सकता है, वो है हरियाणा का चुनाव। क्योंकि ऑलरेडी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में खटपट शुरू हो गई है, दोनों ने कहा है कि हम हर सीट पे चुनाव लड़ेंगे। अब अगर केजरीवाल बाहर आते हैं तो निश्चित रूप से अब अगले 3 महीने की बात है। अगर कांग्रेस फिर कंसोलिडेट होती है और बीजेपी अगर मान लीजिए हरियाणा में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाती, तो ये बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी बीजेपी के लिए। क्योंकि लोकसभा में आशा के अनुरूप चुनाव नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं आए, उस हिसाब से अब हरियाणा जो एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है वो, उसके बाद फिर बाकी स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी कई इम्पॉर्टेंट चुनाव होने बाकी हैं इस साल, और अगर वहां पे बीजेपी की स्टेट लेवल पे परफॉर्मेंस कमजोर होती है तो उसका असर सेंटर पे भी पड़ेगा। क्योंकि सेंटर में टेक्निकली कोलिशन गवर्नमेंट है और मोदी साहब पहली बार कोलिशन गवर्नमेंट मैनेज कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले समय में क्या होता है। तो हो सकता है इसके पीछे एक पॉलिटिकल कैलकुलेशन हो कि केजरीवाल और राहुल गांधी को आमने सामने खड़ा कर दिया जाए, और दोनों जब लड़ेंगे तो उसका फायदा शायद बीजेपी को मिल सकता है। तो अब देखना ये है सर, इसलिए मैंने कहा कि जब तक आने वाले समय में अगर हम ये देखते हैं कि अगर ये पॉलिटिकल कंसिडरेशन है तो ऑर्डर बहुत ही वेग होगा, और अगर ऑर्डर बहुत स्पेसिफिक है विद जस्टिफिकेशन है, तब हम कह सकते हैं कि इसके पीछे कोई लीगल जस्टिफिकेशन दिया गया। अब देखना यह है कि ऑर्डर की लैंग्वेज क्या है। आपने बहुत महत्वपूर्ण इशारा किया है विजय जी। 21 मार्च को इनको गिरफ्तार किया गया था एज चीफ मिनिस्टर। कल 21 जून है, यानी 4 महीने हो गए एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार हुए और जेल में रहते हुए। बीच में बस 21 दिन के लिए बाहर आए थे, पर अधिकांश से करीब करीब सवा तीन महीने तो वो एज चीफ मिनिस्टर जेल में ही रहे हैं। आज तक ये कभी हुआ नहीं
कि कोई चीफ मिनिस्टर रहते हुए जेल की रोटी खा रहा हो और जेल में दिन और रात बिता रहा हो। ये एक एक्सेप्शनल केस है, भारत का ही नहीं पूरी दुनिया का। और लोग लगातार कहते रहे, चुनाव के दौरान भी कहते रहे, कयास भी लगते रहे कि शायद जब सरकार बन जाए तब कोई फैसला हो दिल्ली के बारे में। पश्चिम बंगाल की भी चर्चा हो रही थी। पश्चिम बंगाल में तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, और दिल्ली में भी नहीं हुआ। सरकार भी बन गई, शपथ भी हो गई, मंत्रिमंडल भी बन गया, कैबिनेट की बैठक भी हो गई, दूसरे फैसले भी हो गए, लेकिन दिल्ली का कोई फैसला नहीं हुआ है। इसलिए मैं पूछ रहा था कि कहीं कोई राजनीतिक घटाजोड़ तो नहीं हो रहा है कि बने रहने दो, अगर हो रहे हैं तो बदनाम होने दो, क्योंकि जनवरी में तो दिल्ली में भी चुनाव होने वाले हैं। और जिन राज्यों का आपने जिक्र किया, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, झारखंड है, इन सब में भी अब चुनाव होने ही हैं दिसंबर तक। तो कहीं कोई राजनीतिक सोच तो नहीं है इस सब के पीछे कि थोड़ा सा रियायत दे करके चलो अरविंद केजरीवाल को, और कहीं ये घातक तो नहीं हो जाएगा बीजेपी के लिए? मुझे लगता है कि बीजेपी को शायद एक एक्सपीरियंस आ गया है कि देखिए केजरीवाल का जो इफेक्ट है वो काफी हद तक कम हो गया है, क्योंकि दिल्ली में उनको एक भी सीट नहीं मिली। पंजाब के अंदर भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में अगर देखें तो कांग्रेस की बढ़त रही, तो वहां इनकी जड़ें खत्म हो रही हैं। हो सकता है कि केजरीवाल के बाहर आने से सबसे ज्यादा जो चुनौती है वो कांग्रेस को होगी, बीजेपी को उतना खतरा शायद नहीं है। तो अभी इशू ये है कि अभी तो नेशनल इलेक्शन था, उसका मुद्दा अलग था, लेकिन पंजाब का चुनाव अगर आप देखें, पंजाब की या हरियाणा की लीडरशिप की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो आम आदमी पार्टी का कहना बहुत क्लियर है कि देखिए जो इंडी गठबंधन बना था वो सिर्फ लोकसभा तक के लिए था, आप उसको ज्यादा बढ़ाने का प्रयास ना करें। ये एक डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है, जो पॉलिटिक्स के अंदर हेल्प करती है वोट्स को डिवाइड करने में, उससे बीजेपी को गेन होना वाजिब है। और मुझे लगता है कि उसी कंसिडरेशन के कारण कि केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी में ऐसा कोई लीडर नहीं है जो कांग्रेस को चुनौती दे सके, मैनेज कर सके, इसीलिए मुझे ये लगता है कि एक कंसिडरेशन ये भी हो सकता है कि केजरीवाल को छोड़ दिया जाए ताकि वो कांग्रेस को हेड ऑन ले, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में उलझ जाएं और उसका फायदा बीजेपी को मिल जाए। ये भी एक कैलकुलेशन हो सकती है जिसको कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन अगर बड़े सवाल पर आए विजय जी, तो आप कितना ही सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए के घोटाले करते रहिए, अपनी पावर का मिसयूज करते रहिए, पैसे बनाने के लिए बड़े से बड़ा भ्रष्टाचार करिए, उसके बाद वकीलों की फौज खड़ी कर दीजिए। समन पर समन आ रहे हैं, आप उनकी भी अवहेलना करिए, और अल्टीमेटली आप इस तरह की राहतें भी पाइए। तो ये तो इससे ज्यादा खतरनाक संकेत और संदेश क्या होंगे देश की पब्लिक के लिए, और पब्लिक के भीतर भी जो एक निराशा का भाव पैदा होगा इस तरीके से कि भाई आप चाहे लाख कहते रहिए, चुनाव अभियानों में भी कहते रहिए हम भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे, जीरो टॉलरेंस रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली अगर यही होना है तो हर एक से लोगों का मोह भंग होगा। सर यही कारण है ना, समाज में क्राइम क्यों बढ़ता है, दोनों पे सवाल है। जो लोग सत्ता में हैं, जो कानून बनाते हैं, उन लोगों पे सवाल है कि आप इतने लचर कानून क्यों बनाते हैं, और उन लोगों पे भी सवाल है जो कानून की व्याख्या करते हैं, मतलब जुडिशरी, कि आप भी कहीं ये नहीं कह रहे हैं, दुनिया भर की आपने गाइडलाइंस इशू कर दी हैं, लेकिन ये कहीं नहीं कहा है कि साहब 8-8, 9-9 समन तक भी इशू होंगे और उसके बाद भी आप कुछ कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि लीगल प्रोसेस का मजाक बनाने का अधिकार हर उस पावरफुल क्रिमिनल को है या एक्यूज्ड को है जो जानता है कि मेरे पास पावर्स हैं और मैं उसका यूज या मिसयूज अपने लिए कर सकता हूं, और जब तक मैं कुर्सी पे हूं तब तक मैं भारत के टैक्स पेयर के पैसे को जैसे चाहूं वैसे वेस्ट भी कर सकता हूं। चाहे मैं क्राइम करूं तो मेरे लिए सरकार खड़ी हो जाए, मेरे लिए सरकारी वकील खड़े हो जाए और खर्चा टैक्स पेयर दे। तो ये तो मजाक सर आज नहीं है, ये तो देश के अंदर है।
इसीलिए हिंदुस्तान में हमेशा ये कहा जाता है कि आप अगर पावरफुल हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, सिस्टम आपको बचाएगा। फिर वो चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस हो, कुछ भी हो, आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए और आप पावरफुल होने चाहिए, सिस्टम आपके आगे झुकता है। ये बात एक मैसेज जनता के बीच में जाता है। और ये सब पे अगर मैं ये कहूं कि चिंता की बात है, लेकिन चिंता की बात इसलिए नहीं हो जाती कभी कभी क्योंकि जो लोग कुर्सियों पे बैठे हैं उनको ये पता है कि वो 60 साल की, 62 साल की या 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे अगर वो सरकारी है या जजेस हैं। उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो यहाँ पे हर अधिकारी अगर सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो, तो सर जनता के बीच में मैसेज तो जाता है। आप ये तो कहेंगे नहीं कि जनता कहेगी ये बहुत अच्छा हुआ। आप 2 साल से ये कह रहे हैं घोटाला हुआ, घोटाला हुआ, आपने उप मुख्यमंत्री को जेल में रखा हुआ है, अगले 10-15 लोगों को जेल में रखा हुआ है, उन बिजनेसमैन को जेल में रखा हुआ है जिन्होंने रिश्वत दी, कविता को आपने जेल में रखा हुआ है, वो भी पॉलिटिशियन की बेटी है, एमएलए है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर उतने रिसोर्सफुल नहीं हैं केजरीवाल जितने, तो शायद आपको कानून से डरना चाहिए। अगर आप रिसोर्सफुल है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। हो सकता है ऑपोजिशन पार्टीज भी आपके साथ खड़ी हो जाएं अपना मतलब देखते हुए। तो ये मैसेज तो जनता के बीच में जाएगा। अब इससे जुडिशरी और सरकार की इमेज इंप्रूव होगी या गिरेगी, ये इंटरप्रिटेशन मैं जनता पे और व्यूअर्स पे छोड़ता हूँ। क्या आप इसमें ये भी कोई संभावना देख रहे हैं अब कि मनीष सिसोदिया के स्तर पर एक थॉट प्रोसेस शुरू हो कि यार मैं तो यहाँ देखो कब से पड़ा हुआ हूँ, मेरे लिए तो कभी इतने प्रयास नहीं हुए और अरविंद केजरीवाल को बार बार राहतें भी मिल रही हैं और अब तो जमानत भी मिल गई और संजय सिंह भी बाहर चले गए, तो मेरा क्या कसूर है? देखिए सवाल तो उठेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम में हर एक के कुछ ना कुछ, जिसको कहते हैं ना कि स्केलेटन इन द कबर्ड, ये सिर्फ मुद्दा यहां तक नहीं है, और भी कई घटनाक्रम होंगे। और ये आज से नहीं है, ये पिछले 10-15 साल से। इसीलिए आप देखेंगे स्वाति मालीवाल का जब केस हुआ तब उसने कहा था अगर मैं मुंह खोलूंगी तो बहुत नुकसान हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि ये सब लोग एक दूसरे के अंदर के रहस्यों को बहुत करीब से जानते हैं, विद एविडेंस जानते हैं। इसीलिए ये एक दूसरे के खिलाफ मुंह नहीं खोलेंगे, क्योंकि यही है ना कि साहब अगर हम डूबे तो सनम तुमको भी ले डूबेंगे वाली बात ये नहीं करेंगे। इनको इतना पता है कि डूबेंगे तो साथ डूबेंगे, तैरेंगे तो साथ तैरेंगे। इतना ये एक दूसरे पे निर्भर हैं। और यही कारण है कि आपने देखा होगा वैभव को जब जेल हुई तो केजरीवाल साहब का स्टेटमेंट आया। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि स्वाति मालीवाल पे जो हाथ चलाया गया वो गलत था, एक बार भी स्टेटमेंट नहीं आया, क्योंकि एक दूसरे के राज एक दूसरे के पास हैं। और ये केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया इतना जोखिम नहीं ले सकते कि अपने राजदार के खिलाफ एक भी स्टेटमेंट दे दें, क्योंकि ये सब फिर एक साथ डूब जाएंगे। तो ये मजबूरी है एक दूसरे को बचाना ताकि खुद बच सके। बहुत बहुत धन्यवाद विजय सरदाना साहब, आप जुड़े ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकाला और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।